अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर B.R. मलिक ने लिखी है। इसमें से हमने विक्टोरियन एज को डिस्कस किया और जैसा कि हम जानते हैं कि विक्टोरियन एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड और लेटर विक्टोरियन पीरियड। तो इस वीडियो में हम अर्ली विक्टोरियन पीरियड के पोइट्स को डिस्कस करेंगे और इसमें मेजर और माइनर दोनों पोइट्स को हम डिस्कस करेंगे। मेजर पोइट्स में से हम अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड और माइनर पोइट्स में से मिसेस ब्राउनिंग और आर्थर क्लव को डिस्कस करेंगे। 3, 2, 1 कीट्स, शेले और बायरन की डेथ के बाद से तकरीबन 15 साल तक इंग्लिश पोइट्री में हमें मॉडरेट टैलेंट के पोइट्स नज़र आते हैं और उसके बाद अर्ली विक्टोरियन पीरियड में जो हमें इम्पोर्टेंट पोइट्स नज़र आते हैं वो हैं अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नल्ड। और टेनिसन और ब्राउनिंग की अर्ली पोइट्री में हमें अगरचे किसी हद तक रोमांटिसिज्म का स्पिरिट भी नज़र आता है। टेनिसन रोमांटिक पोइट्स में से बायरन और कीट्स की पोइट्री की तरफ ज़्यादा रुझान रखते थे और ब्राउनिंग शेले की पोइट्री के साथ ज़्यादा रुझान रखते थे। लेकिन इन दोनों की पोइट्री में जो रोमांटिसिज्म है वो एक डिफरेंट तरह की रोमांटिसिज्म है कि इनकी पोइट्री में हमें कन्वेंशनल मोड्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने का कोई एटीट्यूड नज़र नहीं आता जो कि रोमांटिक पोइट्स में हमें नज़र आता था। अल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन एज के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पोइट के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी पोइट्री को हम उनके दौर में जो स्पिरिचुअल लाइफ और इंटेलेक्चुअल लाइफ पाई जाती थी उसका एक रिकॉर्ड के तौर पर भी देख सकते हैं। और उनके दौर में क्योंकि साइंस और रिलीजन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट था और मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था, तो ये सारी चीज़ें उनकी पोइट्री में भी हमें नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी एक पोइम इन मेमोरियम में हमें फेथ और डाउट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है और ये चीज़ उनके दौर के किसी और लिटरेरी वर्क में इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं की गई जितनी कि इस पोइम में की गई है। टेनिसन की पोइट्री अपने एज को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है कि अगर हम उसकी इस लिहाज से स्टडी करें जिस तरह से वो लिखी गई थी तो हम उस दौर की हिस्ट्री को जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी एक पोइम 1842 में पब्लिश हुई, लॉक्सले हाल, और इसमें वो इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह से यंग जो इंग्लैंड की यूथ है उसमें रेस्टलेस स्पिरिट है और वो साइंस में फेथ रखती है। लेकिन फिर उनकी एक पोइम पब्लिश हुई 1866 में, लॉक्सले हाल 60 ईयर्स आफ्टर। इसमें वो इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह से जो न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत पाई जाती है क्योंकि वो रिलीजन की फाउंडेशंस के ख़िलाफ़ थी। और इसके अलावा कॉमर्स और इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत पाई जाती है क्योंकि इसकी वजह से मटेरियलिज़म की ग्रीड बढ़ गई और बहुत से अगली प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिले। फिर अपनी एक पोइम द प्रिंसेस में टेनिसन उस वक्त का एक बहुत अहम प्रॉब्लम के बारे में लिखते हैं और वो था वुमेन की हायर एजुकेशन और मॉडर्न सोसाइटी में उनकी जगह। तो इस तरह से विक्टोरियन एज में कभी जो होपफुलनेस का मूड था और कभी डाउट्स थे, तो ये सारे चेंजिंग मूड्स हमें टेनिसन की पोइट्री में बहुत अच्छे तरीके से नज़र आते हैं। टेनिसन को बाज़-औक़ात इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उनकी पोइम्स में जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल कॉमन प्लेस हैं और उनको एक शैलो थिंकर कहा जाता है। लेकिन उनकी जो असल ग्रेटनेस है वो एक आर्टिस्ट के तौर पर है कि उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो परफेक्ट है और उनकी जो लैंग्वेज पर मास्टरी है वो भी बहुत अच्छी है कि उनकी लैंग्वेज एक तरफ तो सिंपल है और उसके साथ साथ ऑर्नेट भी है। और टेनिसन की पोइट्री में म्यूज़िक और बहुत अच्छी इमेजरी नज़र आती है और उनके पोइटिक स्टाइल में एक ऐसी यूनिफॉर्म मास्टरी नज़र आती है जो कि शेक्सपियर के अलावा और किसी इंग्लिश पोइट में नज़र नहीं आती। टेनिसन अपनी ज़िंदगी में तो अपने दौर के ग्रेटेस्ट पोइट के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उनके डेथ के बाद से उनके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ और उनको इंग्लिश पोइट्स में काफ़ी लोअर रैंक पर रखा गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ टेनिसन की पोइट्री ने अपनी पोजीशन दोबारा से गेन कर ली और मौजूदा वक्त में उनको इंग्लैंड का एक ग्रेटेस्ट पोइट के तौर पर जाना जाता है। अर्ली विक्टोरियन एज में अल्फ्रेड टेनिसन के अलावा हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग भी एक इम्पोर्टेंट पोइट के तौर पर नज़र आते हैं और ये दोनों एक ही वक्त से ताल्लुक़ रखते थे और अगरचे इनकी ज़िंदगी में तो टेनिसन को एक ज़्यादा ग्रेट पोइट के तौर पर जाना जाता था और ब्राउनिंग को ज़रा कम
अच्छा पोइट के तौर पर जाना जाता था। लेकिन इनकी ज़िंदगी के बाद क्रिटिक्स की ओपिनियन चेंज हो गई और ब्राउनिंग को टेनिसन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा समझा जाने लगा। टेनिसन और ब्राउनिंग की पोइट्री में डिफरेंस ये था कि टेनिसन हमें एक आर्टिस्ट के तौर पर पहले नज़र आते हैं और टीचर बाद में नज़र आते हैं, जबकि ब्राउनिंग के नज़दीक मैसेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो इस चीज़ से केयरलेस थे कि उस मैसेज को वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यानी वो हमें एक टीचर के तौर पर पहले नज़र आते हैं और आर्टिस्ट के तौर पर बाद में नज़र आते हैं। और टेनिसन ने अपनी पोइट्री में ऐसे टॉपिक्स के बारे में लिखा जो कि प्लीजिंग और अट्रैक्टिव थे, जबकि ब्राउनिंग ने अपनी पोइट्री में ऐसे टॉपिक्स के बारे में लिखा जो रफ़ और अगली थे। और टेनिसन की पोइट्री में हमें वीकनेस और हेल्पलेस पेसिमिज़म नज़र आती है, जबकि ब्राउनिंग की पोइट्री में हमें एनर्जी, करेज और ऑप्टिमिज़म नज़र आती है। और इसी वजह से क्रिटिक्स ने टेनिसन की पोइट्री पर ब्राउनिंग की पोइट्री को तरजीह दी। और टेनिसन की पोइट्री ज़्यादातर लिरिकल है, जबकि ब्राउनिंग की पोइट्री ड्रामेटिक है और उनकी बहुत सी ग्रेट पोएम्स ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी गई। और ब्राउनिंग क्योंकि ह्यूमन सोल की स्टडी में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने बहुत सी पोएम्स में मोनोलॉग या डायलॉग की फॉर्म में लाइफ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। और इन सब पोएम्स में ब्राउनिंग खुद ही सेंट्रल करैक्टर हैं और वो हीरो को अपने माउथ पीस के तौर पर यूज़ करते हैं। ब्राउनिंग की पोइट्री में जो सबसे बड़ा फ़ॉल्ट है वो ये कि ये ऑब्सक्योर है, यानी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। और ये इस वजह से है क्योंकि उनकी थॉट ही इतनी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है कि लैंग्वेजेस को परफेक्टली एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। और ब्राउनिंग क्योंकि सोल की स्टडी में इंटरेस्टेड थे और वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते थे कि वो कौन से छुपे हुए मकासद होते हैं जिनकी वजह से इंसान कोई भी एक्शन करने पर मजबूर होता है। तो इस वजह से अगर रीडर उनकी पोइम्स को पढ़ता है तो उसको मेंटली अलर्ट होकर उनकी पोइम्स को पढ़ना पड़ता है, वरना वो उनके मैसेज को नहीं समझ सकता। किसी हद तक ब्राउनिंग को भी उनकी ऑब्सक्योरिटी के बारे में ब्लेम किया जाता है कि वो एक केयरलेस आर्टिस्ट हैं, लेकिन इस ऑब्सक्योरिटी के बावजूद ब्राउनिंग एक सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग पोइट के तौर पर जाने जाते हैं कि ये रीडर को एक्शन के लिए इनकरेज करते हैं। और जो रीडर वाकई ही इनकी पोइट्री को समझ कर पढ़ता है, उस पर इनकी पोइट्री का बहुत पॉजिटिव असर होता है और वो उसको एक डिफरेंट शख्सियत में ढाल सकती है। और इसी ऑब्सक्योरिटी की वजह से ब्राउनिंग को मुसलसल 30 साल पोइम्स लिखने के बाद फाइनली पोइट्री में उनके मेरिट को रिकॉग्नाइज़ किया गया और उनको टेनिसन के बराबर या उनसे भी ज़्यादा ग्रेट पोइट के तौर पर समझा गया। टेनिसन और ब्राउनिंग के बाद अर्ली विक्टोरियन एज में जो हमें एक इम्पॉर्टेंट पोइट नज़र आते हैं वो हैं मैथ्यू आर्नल्ड। और अगरचे टेनिसन और ब्राउनिंग तो रोमांटिक पोइट्स से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड ने रोमांटिसिज्म के ख़िलाफ़ रिएक्ट किया और उन्होंने पोइट्री में करेक्टनेस को एम्फसाइज़ किया। और मैथ्यू आर्नल्ड पोइट होने के साथ साथ पोइट्री के एक बहुत बड़े क्रिटिक भी थे। मैथ्यू आर्नल्ड की अर्ली पोइट्री में हमें एक चार्म नज़र आता है, लेकिन उनकी बाद वाली पोइट्री में उनकी थॉट और स्टाइल एक स्टीरियोटाइप की तरह नज़र आती है। और उनकी अर्ली पोइम्स में से जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइम है वो शेक्सपियर पर लिखा गया सोनेट है, जो कि शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है। एज अ क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग पोइट्री प्लेन, सीरियस और इंटेंस होनी चाहिए। और अगरचे पोइट्री एक आर्ट है जो एस्थेटिक प्लेयर पर तो मुश्तमिल हो ही, लेकिन ये लाइफ पर क्रिटिसिज्म भी करे, जैसा कि हमें होमर, डांटे और शेक्सपियर की पोइट्री में नज़र आता है। मैथ्यू आर्नल्ड की पोइट्री अपनी क्रिटिकल सीरीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी और उनकी पोइट्री में हमें प्लेन पोइट्री नज़र आती है और प्रोज का तासर मिलता है और रीडर ये इम्प्रेशन लेता है कि उनकी पोइट्री ना तो इंस्पायर्ड है ना ही स्पॉन्टेनियस है, बल्कि इंटेलेक्चुअल एफर्ट और हार्ड लेबर का नतीजा है। लेकिन कहीं कहीं पर हमें उनकी पोइम्स में इमोशंस भी मिलते हैं, जहाँ पर लैंग्वेज और इमेजरी इस तरह से यूज़ की गई है कि पोइट्री चार्मफुल और ब्यूटी उसमें नज़र आती है।
टेनिसन, ब्राउनिंग और आर्नल्ड के बाद हमें अर्ली विक्टोरियन पीरियड में कुछ माइनर पोइट्स भी मिलते हैं और उनमें से मिसेस ब्राउनिंग और क्लब सबसे ज़्यादा वेल नोन है। और एलिज़ाबेथ बैरेट जो कि 1846 में उन्होंने ब्राउनिंग के साथ शादी की तो मिसेस ब्राउनिंग के नाम से मशहूर हुई। और अगरचे शादी से पहले भी वो कॉलरिज को उन्होंने इमिटेट करते हुए मिडल एजेस के बारे में कुछ पोइम्स लिखी थी और कुछ मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उनकी जो बेस्ट पोइम्स हैं वो उनकी ब्राउनिंग से शादी के बाद पब्लिश हुई। अर्ली विक्टोरियन एज के माइनर पोइट्स में से दूसरे अहम पोइट आर्थर क्लब थे, जो कि मैथ्यू आर्नल्ड के एक फ्रेंड थे। और पहली जो उनकी पोइम्स पब्लिश हुई वो वर्ड्सवर्थ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, लेकिन बाद में जो उन्होंने पोइम्स पब्लिश की वो वर्ड्सवर्थ से इन्फ्लुएंस नहीं थी। ये थे अर्ली विक्टोरियन पीरियड के मेजर और माइनर पोइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्ली विक्टोरियन पीरियड के नावलिस्ट को डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।